वंदे मातरम। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत करने से पहले एक अफसोस कर दूं कि मैं कई बार यह सोचता था कि भाई भारत के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह मैं क्यों नहीं बना, मैं किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना, क्या कमी है। क्योंकि दिल्ली में रहने के वजह से कई मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों से मेल मुलाकात होती रहती है और उनको देख कर ऐसा नहीं लगता कि उनमें कुछ मुझसे ज़्यादा है या मेरे में उनसे कुछ कम है। लेकिन समय समय पर नेताओं ने ही हमको बताया है कि भाई फलाने चीज़ की तो कमी नहीं, तुम में है नहीं, कंगाली हो। जैसे आज महाराष्ट्र के एक नेता ने कहा कि ये जो गाय में बीमारी निकली है वह चीता के साथ साउथ अफ्रीका से आया है। नामीबिया से जो चीता प्रधानमंत्री जी लाए हैं, वो कह रहे कि देखो ना, जो चीता पर चकता है वो गौ माता पर चकता है। उससे आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये किसानों को जानबूझ के परेशान करने के लिए प्रधानमंत्री ने चीता के रूप में उस बीमारी को लाए हैं और देश भर में फैलाए। फिर मैं सोचने लगा कि यार ये बीमारी तो पिछले कई महीनों से चल रही है, चीता तो अभी हाल में आया है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन, तो क्या चीता के आने से पहले बीमारी कोरियर से आ गया चीता वाला। फिर मैंने कहा कि राकेश परमार, अगर तुम में इतनी सोच समझ करने की बुद्धि है, इसी वजह से तुम नेता नहीं बनो। क्योंकि भारत में नेता बनने के लिए कुछ योग्यता जो है वो ये भी है कि आपको बेहुदा होना चाहिए, बदतमीज होना चाहिए और बिना मतलब का बकवास करना चाहिए। मतलब आप बेसिर पैर की जब तक बात नहीं करेंगे तब तक नेता की प्रथम पात्रता आप में बिल्कुल नहीं। तभी मैंने कहा कि मुझ में क्या कमी है, वो यही कमी है क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूँ। मैं बोलने से पहले बातों को तोलता हूँ, उसके इम्पैक्ट को मापता हूँ कि मेरी कितनी जगहसाई होगी इस वाणी के बोलने से। और जब मुझे लगता है कि यार ये वाणी तो मेरे जैसे आदमी के बोलने के योग्य ही नहीं है, तो मैं उसे नहीं बोलता। इतनी सोच परख रखने वाला आदमी भारत में नेता कैसे हो सकता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे आदमी है जो पानी में से बिजली निकाल लेने पर पानी की शक्ति कम हो जाती है कि सार्वजनिक बयान पार्लियामेंट में दे रहा, मतलब विधानसभा में। वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है। जो आदमी चीता की चकता वाला बीमारी को गौ में फैलाने की बात कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र में मंत्री बना था, अभी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पटोले साहब। ऐसे ऐसे लोग इतनी ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं, मैं नहीं बैठा क्योंकि मेरे में इतनी योग्यता नहीं है। उनको मुबारक हो, मुझे अपनी योग्यता मुबारक हो। खैर, आज मैं बातों को कहने से पहले एक बात और आपको बता दूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत बहुत खराब है। मेदांता अस्पताल ने यह सूचना दिया है कि बहुत क्रिटिकल है और कुछ नहीं कहा जा सकता। देश भर में दुआओं की दौड़ जारी है। मेरा जो अनुमान है, जो मेरा निजी सोच है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव अभी इतना जल्दी इस धरती लोक को नहीं त्याग पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर बनने में अभी 5-6 महीना देर है और भगवान राम की कृपा से उनको अभी इस जमीन पर ही रहना है और अपने से भव्य राम मंदिर निर्माण को निर्मित होते हुए देखना है। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मस्थल अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में निर्मित होने के बाद जो गर्भगृह में भगवान राम की आदम प्रतिमा स्थापित होगी, उसमें जो उनके श्री चरणों पर प्रसाद और चरणामृत चढ़ेगा, उस चरणामृत के पान के बाद ही मुलायम सिंह यादव इस गोलोक को त्यागेंगे। क्योंकि इस लोक को अगर वो बिना प्रसाद लिए त्याग दिए तो उनका मोक्ष मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे कार सेवकों पर गोली चलवा दिया था। वो पाप उनके साथ है और इतना पाप का बोझ लेकर के वो इतना जल्दी नहीं जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं और भगवान जी की कृपा भी उनके साथ है, हनुमान जी की वरदस्त और आशीर्वाद भी उनके साथ है। वो अभी इसी धरती पर रहेंगे।
आप लोग चिंता ना करें, अस्पताल में आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई है। अस्पताल तो जाएंगे ही जाएंगे। खैर, मेरी शुभकामनाओं के साथ। खैर, अब आज का महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, कल से मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं कई ग्रुपों में जुड़ा, मुझे खुद ही याद नहीं कि मेरे कितने ग्रुपों में लोगों ने जोड़ा है, और कई व्हाट्सएप वो क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्ट में जोड़ा है, क्योंकि कई तरह के रंग बिरंगे मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। उनमें जो लबुलवाब कल से है वो ये मैसेज आया है कि राहुल गांधी जी बारिश में भीगते हुए सभा को संबोधित कर रहे हैं, और नीचे लिखने वालों ने लिखा है कि इसको बोलते हैं फिटनेस, इसको बोलते हैं जनता के प्रति समर्पण, इसको बोलते हैं मेहनत, इसको बोलते हैं जनता के प्रति डेडिकेशन। अगर आपके पास ये फिटनेस है, अगर आपके पास ये क्षमता है, तब आप प्रधानमंत्री बनिए। तभी से मैंने प्रधानमंत्री की बनने की पात्रता पर विचार करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या यही एकमात्र पात्रता है कि आप भीगते हुए पानी में अगर 1 घंटा तक संबोधन दे रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो फिर मेरे घर में जो मेरे हल चलाते हैं टीमिल, उनको तो सीधे संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना देना चाहिए, क्योंकि वो भी उनके लिए छोटा पद है। क्योंकि वो 5 बजे भोर में उठे हैं, देखे कि बारिश हो रही थी, फिर भी कह रहे थे कि नहीं यार कटिया बड़ा जरूरी है, मकई डूब जाएगी। वो 5 बजे गए और रात के 8-9 बजे तक आए, और रात दिन भर बारिश तनिक भी नहीं रही। जब वो गए थे तो 2 इंची पानी थी, जब आए तो घुटने भर पानी हो गई थी, इतनी पानी गिरी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। जब उन्होंने मकई का बाल हमारे दरवाजे को फेंका तो 6-7 सांप उसमें। हमने बोला ये सांप कहाँ से लाए? बोला यार वो पानी में तैरा करके बोझे को ले आ रहा था, उसी में चढ़ गए होंगे और अब आ गए। तो जो आदमी 4-5 विषधरों को अपने शीश पर टांग करके दरवाजे तक ले आ दिया हो, सवेरे 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार बारिश में भीगते हुए मकई का कटाई कर रहा हो, उसे तो फिर सीधा संयुक्त राष्ट्र में महासचिव ही बनता है। उसके नीचे तो कोई अगर ये मापदंड है कि 1 घंटा तक बारिश में भीगने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री बनने की पात्रता पा जाते हैं, तो मैं उनके वजह से कह रहा हूँ। ये मुझे मालूम है कि टीमिल की पात्रता यही है कि वो सोहनी कोड़नी बिया बोना झोना काटना ये बड़ा बढ़िया से करते हैं, और इसमें उनका महारत हासिल है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कोई भी आदमी उन मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता उनके सामने, उनके काम में कोई और क्या। मित्र, तो अगर पैदल चलने से प्रधानमंत्री बनना होता तो वो दिग्विजय सिंह के भाई साहब ने ठीक कहा कि भाई भेड़िहारे अब तक राष्ट्रपति बन गए होते, क्योंकि वो तो हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं। और वो तो ऐसा पैदल चलते हैं कि राहुल जी दिन भर में 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वातानुकूलित एयर कंडीशनर शयन कक्ष में जा करके शयन का आनंद लेते हैं और तरोताजा और फ्रेश होकर के फिर सवेरे यात्रा पर निकल जाते हैं। वो सब तो सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद जहां रात हुआ वहीं जमीन पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर जहां नींद खुली वहीं से चलना शुरू कर देते हैं। तो उनका तो राष्ट्रपति बनता है डायरेक्ट। मित्रों, मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं जो खेतों में काम करते हैं, पसीने से तरबतर है, धूप बड़ी कड़क है, और उसी में बारिश का झपसा आ गया, भीग गए, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका। फिर उनके लिए कौन सा मंत्रालय बन रहा है? मैंने देखा है कि दिन भर रेलवे लाइनों के पीछे एक कोयले के टुकड़ा का गिरी हुई ईंट पर पूरा 10-15 किलोमीटर सर पे बोझ लिए वो कोयला चुनने वाले जाते थे, क्योंकि मेरे घर के बगल में एनटीपीसी है, और एनटीपीसी में मालगाड़ी से कोयला आता है। कोयला आता है तो कोयला भरा आता है, हिलते हिलते 1 किलो कोयला गिर जाता है। वो एक कोयले का टुकड़ा उठाने के लिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, माँ बच्चे सब देखता था कि वो सैकड़ों किलोमीटर जाते थे और कोयला उठा के बोरी में भर करके उसको ले जा करके 10-20-50 में बेच देते थे। तो फिर अगर मेहनत का मापदंड ये है तो फिर उनके लिए कौन सा पोस्ट बनता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ग्रेजुएट सेक्रेटरी या क्या सेक्रेटरी? इन विषय पर विचार होना चाहिए, तब जा करके राहुल गांधी के 2 घंटे तक पानी में भीगने की बखान हो, क्योंकि पानी में भीगने का काम ये लोग भी करते हैं।
अगर पानी में भीगना ही प्रधानमंत्री बनने की पात्रता है तो इनसे पहले इन लोगों को विचार होना चाहिए जो उनसे ज़्यादा देर तक पानी में भीगते हैं और भीगते ही रहेंगे और भीगते ही थे। मित्रों, ये तो रही बात। अब मेरे हिसाब के प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने की सही पात्रता क्या है। मित्रों, भारत का प्रधानमंत्री किसी एक विधा का ज्ञाता हो, वो कैसे देश को चला सकता है। मान लीजिए कि मैं MBBS डॉक्टर हूं और चिकित्सा क्षेत्र में मुझे नोबेल प्राइज मिला है, कोई आदमी मेरे मुकाबले में चिकित्सक नहीं है, तब भी प्रश्न होगा ना कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ कि ENT स्पेशलिस्ट हूँ कि गायनी स्पेशलिस्ट हूँ कि नेफ्रोलॉजी हूँ कि यूरोलॉजी हूँ, क्या हूँ? क्योंकि विशेषज्ञ तो एक ही का होता है। सिंपल MBBS के बाद विशेषज्ञता तो आदमी MD एक विषय में करता है, तो अगर एक विषय में होगा तो दूसरा विषय वाला का क्या? अच्छा, मान लीजिए कि मैं हूँ तो फिर प्रधानमंत्री तो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय का भी मंत्री होता है, चीफ। तो जो टेक्नोलॉजी का मामला है उसका क्या? फिर प्रधानमंत्री तो सांस्कृतिक मामला का भी चीफ होता है, तो जो सांस्कृतिक काम है, नाच गान गायन वादन नृत्य, इन सबों का क्या? फिर किसानी का उसको ज्ञान नहीं होगा तो फिर कृषि मंत्रालय का काम क्या? फिर रसायनों का ज्ञान नहीं होगा तो रसायन विज्ञान का क्या? फिर अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थशास्त्र का क्या? फिर पुलिसिंग का ज्ञान नहीं होगा तो गृह मंत्रालय का क्या? विदेशी मामलों में बिल्कुल नहीं जाता तो विदेश मंत्रालय का क्या? मतलब यह है कि कोई एक आदमी के पास सब कुछ हो, ऐसा संभव है क्या? तब सवाल है कि अगर सब कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री क्यों हो? मित्रों, प्रधानमंत्री वो इसलिए हो कि वो ईमानदार हो, देश के प्रति डेडिकेटेड हो, देश के हित उसके रग रग में भरा हो और उसके पास कुछ ना हो। मैं उन लोगों को भी बड़ा बुरा भला कहता हूँ, बड़ी दुत्कारता हूँ जो लोग कहते हैं, स्लोगन लिखते हैं कि देश में चपरासी के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है और प्रधानमंत्री के नहीं। मैं उनको बहुत ठंडे दिमाग से कह देना चाहता हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री चपरासी नहीं है। चपरासी को पढ़ा लिखा चाहिए क्योंकि उसको कौन सा फाइल कहाँ रखना है, कहाँ पहुँचाना है, इसकी जानकारी है। प्रधानमंत्री के पास फाइल पहुँचाने का काम नहीं है, वो घंटी बजाएगा और चपरासी वही आएगा पढ़ा वाला, बोला फलाना वाला फाइल ले आओ, वो लेके आएगा। उसके बाद बोलेगा कि 1 मिनट, ये किस मामला का फाइल है जी? ये कृषि मामला का है, ठीक है, कृषि विशेषज्ञ मिस्टर फलाने को बुलाओ। वो बुलाएंगे, उसके बाद बोलेगा कि इन विषय पर जरा मेरे को सलाह दीजिए और इस मामले को देख करके मेरे को तुरंत अपडेट कराइए। कृषि साइंटिस्ट कृषि के हिसाब से अपने विशेषज्ञों के सराह लेकर के उसको बताएंगे। तब तक कहेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा? सर 2 घंटा लगेगा, ठीक है। फिर वो घंटी दबाएगा, चपरासी आएगा, बोला स्वास्थ्य मंत्रालय का फाइल लाओ। वो अनपढ़ है, उसको जरूरत नहीं, चपरासी को पढ़ा इसलिए चाहिए कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय का फाइल लाएगा। फिर बोलेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों को बुलाओ। स्वास्थ्य मंत्रालय का विशेषज्ञ आएगा, बोला ये हेल्थ से संबंधित भारत की समस्याओं के विषय में बताइए, कितना देर लगेगा? सर 1.5 घंटे में, ठीक है, बैठिए। फिर घंटी मारेगा, चपरासी आएगा, जी अब जरा गृह मंत्रालय का फाइल ले आओ। वो आएगा और बोलेगा कि सुनो, हाँ गृह मंत्रालय से विशेषज्ञ लोगों को बुलाओ। वो लोग आएंगे, बोला हमारे देश की पुलिसिंग की व्यवस्था को सुधारने करने के लिए क्या जरूरत है? बोला जी हम राय देंगे। बोला ठीक है जी, कितने दिन में? सर कम से कम 2-3 दिन लगेगा, ठीक है, इनको 2 दिन के बाद का टाइम दो, जल्दी से बुलाओ। फिर बोलेगा जी जहाज रानी मंत्रालय को बुलाओ। मतलब उसे तो लोगों को बुला करके आदेश देना है और आदेश देने वाला आदमी की मंशा देश हित में हो और देशवासियों के लिए हो और देश के लिए हो, तब जाकर के उसका आदेश मान्य है और आदेश स्वीकार है। नहीं तो अगर वो देश के लिए नहीं है तो फिर हमें आदेश दे देंगे। प्रधानमंत्री को देश की वस्तु स्थिति की जानकारी हो, देश की भाषा भूषा भर्षण और देश के भावनाओं की जानकारी हो, तभी तो उसी पे भावना का अनुरूप करेगा। नहीं तो जैसे हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, उनको यही पता नहीं था कि देश की भावना क्या है। उन्होंने भावना के विरुद्ध काम करते गए, हम उनको झेलते गए। हमने विश्वनाथ प्रताप को प्रधानमंत्री बनाया, उनको पता नहीं थी कि देश की भावना क्या है। उन्होंने जातीय आधार पर लोगों को बांटने के लिए मंडल कमीशन लगा दिया। मतलब देश के भावना से अपडेट आदमी जब तक प्रधानमंत्री नहीं होगा तब तक और कुछ नहीं होगा।
ये वो लोग सिरफिरे लोग होते हैं, लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं और देश को बदनाम करने और लोकतंत्र को कमजोर करने के साजिशतन काम करने वाले लोग होते हैं, जो कहते हैं, मुहिम चलाते हैं कि चपरासी की योग्यता फिक्स है, प्रधानमंत्री का नहीं। मेरा मानना है कि देश में प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक की योग्यता सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो ईमानदार हो, लोगों की समस्याओं से वाकिफ हो, समस्याओं की समझ हो और उसके निवारण की उसके पास कोई रोड मैप हो। और ये तभी होगा जब वो लोगों के बीच से होगा और लोगों के बीच का आदमी होगा, क्योंकि लोगों के बीच का आदमी होता है वो लोगों की भावनाओं को समझेगा, लोगों के बातों को समझेगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने सभी समूह में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी साझा होती है और जब जानकारी साझा होती है तो वो अपने समाधान की तरफ पहुंचती है और अपने समाधान को प्राप्त होती है। समस्या तब तक समस्या है जब तक उसका समाधान नहीं है, समाधान के मिलते ही समस्या समाप्त हो जाती है। तो अगर यह एक समस्या है तो उसका समाधान यह है कि लोगों तक फैलाइए और लोगों में जागरूक कराइए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।